देखो क्या कहा है, कोई तो एक्वेरियम है जिसमें ये फिश है, ठीक है। ये लेफ्ट वॉल इसके तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। और इसने क्या देखा, कोई तो एक मक्खी है अप्रोचिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। अगर इन दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ऑब्वियसली इसके अंदर कौन है, वाटर। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो कहा है कि इस फ्लाई की एक्चुअल स्पीड बता दो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान में आ गया। ये मक्खी इधर जा रही है, फिश इधर जा रही है, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। इसको लगता है कि फ्लाई अपने तरफ 8 मीटर पर सेकंड से आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो एक्चुअल स्पीड बता दो, ठीक है। ये करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा फील आएगा। हाँ, वाटर, एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो पहले तो बता दो, इस ध्यान में आ गया ना सिस्टम क्या है। ये कोई तो एक बर्ड है जो पानी के ऊपर h मीटर पर है, और पानी के नीचे d डेप्थ पर एक मछली है। मछली नहीं लग रही क्या? हाँ। सो पहला सवाल है, बर्ड को मछली कहाँ लगेगी, ठीक है। और पार्ट टू है कि मछली को बर्ड कहाँ लगेगा, ठीक है। पक्का? ओके। तो पार्ट 1, डिस्टेंस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय बर्ड। बताओ क्या कितना लगने वाला है। डी बाई यू आपको पता है, क्या पता है सर? एपरेंट डेप्थ जो होती है इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहाँ पर अगर ये मछली ऊपर से देखते हैं तो कहाँ अपीयर होगी, एलिवेटेड। सो ये अगर शायद से यहाँ पर अपीयर हो रही है, ठीक है, समझ लो आप। हाँ, मछली है ये।
ये डी डैश पर अपीयर होगी, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज, आराम से बता सकते हो आप, सर डी डैश विल बी डी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो बर्ड को ये कितने गहराई पर अपीयर होगा, एज को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो एक्चुअल डिस्टेंस ये डी रहेगा, या इसको कहता हूं मैं कैपिटल डी विल बी डी डैश प्लस ऊपर वाला एच, और ये आ जाएगा डी बाई म्यू प्लस एच। क्या सही है? अब ऐसा ही मछली के लिए बता दो। अब मछली के लिए क्या होगा, फर्क कहाँ पड़ने वाला है, इधर, ठीक है। सो मछली के लिए हम लिखेंगे apparent depth इक्वल टू, या apparent height above water surface इक्वल टू रियल हाइट, बट अब ये देख रही है फ्रॉम वाटर टू एयर। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब जैसे कहा दिस इज h इंटू यू। क्या सही है? और अब डिस्टेंस बन जाएगा, डी को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, सो डी वैसे ही प्लस h। क्या सही है? ध्यान में आ गया क्या होता है, फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हैं तो लाइट बेंड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्या हुआ, मछली को लग रहा है फ्लाई इज अप्रोचिंग एट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, पक्का। ये कौन सी वेलोसिटी है, ओके। उसमें भी और एक पार्ट आ जाएगा, मछली की, सॉरी मक्खी की, फ्लाई की मोशन हो रही है, क्या इसकी मोशन हो रही है, सो मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव, दोनों भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो apparent velocity is equal to velocity of fly is actually velocity of fish plus apparent velocity of fly। क्या कहा, apparent velocity of fly is equal to velocity of fish plus apparent apparent velocity of fly, या क्या कहेंगे इसे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, दोनों दोनों सेम रहेंगे ना। सो ये दी है, ये कौन सी वेलोसिटी दी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी दी है। सो ये आ गया 8 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फिश प्लस एपरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या आया के ध्यान में, दोनों की मोशन हो रही है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी तो ओरिजिनल है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी जो दिख रही है या इसकी जो अभी ध्यान में आ रहा है कि हमें जो 5 मीटर पर सेकंड जो कैलकुलेट करके आ रही है, इट इज एक्चुअली एपरेंट वेलोसिटी, वो एक्चुअल है क्या, देखो दोनों की मोशन हो रही है, फिश को लग रहा है कि इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, ये इसलिए है क्योंकि इसकी ऑलरेडी मोशन हो रही है, मतलब इसकी लगने वाली स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, पर ये तो लगने वाली है, ये एक्चुअल है क्या, नहीं। सो आपको एक्चुअल स्पीड निकालनी है। सो पहले तो हमने निकाल ली एपरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो आई 5, सही है। ठीक है, अब ये अगर फिश स्टेशनरी रहती को तो पानी के अंदर से इस फ्लाई की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रहती, ठीक है। अगर फिश स्टेशनरी रहती तो इस फ्लाई की पानी के अंदर से दिखने वाली वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ओके। अब वेलोसिटी का तो फॉर्मूला नहीं है सर, क्या करेंगे, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला नहीं है, क्या टाइम में फर्क पड़ता है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण,
टाइम पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो इनको टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। एपरेंट डेप्थ कहा गया, एपरेंट डेप्थ अपॉन टाइम, रियल डेप्थ अपॉन टाइम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या आ जाएगा? एपरेंट वेलोसिटी इक्वल टू रियल वेलोसिटी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं apparent velocity equal to real velocity upon refractive index। किसका लिखना है? कौन देख रहा है? फिश। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये आ जाएगा रियल वेलोसिटी इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा। और फिर अभी रियल वेलोसिटी हो जाएगी apparent velocity अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कुछ भी दिया रहेगा 5 अपॉन, ये आपको पता है दिस इज 4/3, तो दिस इज 15/4 मीटर पर सेकंड। एक बार देख लो, समझ लो, सिर्फ 2 प्रॉब्लम मिक्स हुए हैं तो जरा इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जाम में काफी बार पूछे हुए। चलो इरेज करो। चलो क्वेश्चन लिखो।
चलो क्वेश्चन को समझ लो और क्या होगा सिर्फ इतना बताओ। आगे क्या क्या होगा ध्यान में। देखो ये बीच में 8 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब दी है, ठीक है, जिसकी और उसका एक एंड सिल्वर किया है, वो जो ये वाला एंड इसको सिल्वर किया है, मतलब उसको पॉलिश किया है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस आर एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ये ग्लास स्लैब के 10 सेंटीमीटर सामने है, इमेज इसके 12 सेंटीमीटर पीछे फॉर्म होती है, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए प्लेन मिरर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, वैसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि ग्लास में रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे हमें वाटर का बेस ऊपर दिखता है वैसे ये पॉलिश सरफेस आगे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बता, आया क्या ध्यान में क्या हो रहा है? सो क्या ये रिफ्रैक्टिव, ये क्या कहेंगे हमारा पॉलिश सरफेस, ये कुछ तो सामने दिखाई देगा। अगर इसका इस एंड से डिस्टेंस है x, ठीक है, तो अब देखो अब क्या होने वाला है, 10 प्लस x शुड बी इक्वल टू 12 और ये डिस्टेंस है 8 माइनस 6। क्या सही है? पक्का लिखो 12 प्लस छोटा सा डिस्टेंस ये 8 माइनस x इक्वल टू x प्लस 10। निकाल लो x की वैल्यू। कितनी आ गई x की वैल्यू? 12 प्लस 8 20, ये 10 इधर चले आए, ठीक है। 20 माइनस 10 10, ये x उधर चले गए तो 2x इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? सो जो रियल डेप्थ 8 की है इट इज अपियरिंग 5। सो अब कहेंगे रियल डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की जगह थिकनेस भी लिख सकते हो, द रियल थिकनेस ऑफ 8 सेंटीमीटर इज अपियरिंग एज 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर अभी आप लिखोगे apparent depth equal to real depth upon refractive index, therefore refractive index equal to real depth upon apparent depth, that is 8 by 5।
सहा सहा एक 4 1 3 7। देखो अब क्या कहा है, वो ये ए नहीं है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर अपीयर होगा ये निकालना है। सो देखो प्रॉब्लम कहाँ होगा, ये डिस्टेंस तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 6 1 1 6, क्योंकि ऑब्जर्वर भी एयर में है, ऑब्जेक्ट भी एयर में है। फर्क कहाँ पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा लेंस में। लेंस क्या करेगा, जो रियल डिस्टेंस है 3 का वो दिखाएगा कुछ तो चेंज करके, ठीक है। सो एपरेंट डेप्थ मतलब जो रियल डेप्थ होगी, इसके बारे में अगर बात करते हैं 3, तो वो 3 की जगह कुछ तो और दिखाई देगी। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 4, कुछ तो चेंज होगा, ठीक है। सो आपको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना दिखाई देगा, निकाल पाओगे। सो देखो एक काम जरूर करो, रियल और एपरेंट की जगह सिर्फ शिफ्ट निकाल सकते हो क्या, इसके प्रेजेंस के कारण ये जो 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें शिफ्ट कितना हुआ। अगर 3 जगह पर होने वाला शिफ्ट मिल गया तो उतना डिस्टेंस टोटल में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो शिफ्ट मतलब क्या, ये एक्चुअल कंडीशन है और यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट कितना हो गया, इसको अगर मैं डी कह रहा हूँ, इसे डी डैश कह रहा हूँ, तो डी माइनस डी डैश विल बी शिफ्ट, ठीक है। तो चलो टोटल शिफ्ट विल बी, अब देखो हाँ डी डैश का रिलेशन अपने पास है ही। सो डी माइनस डी डैश विल बी डी माइनस अपरेंट डेप्थ मतलब रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो डी कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये शिफ्ट रहने वाला है, क्या सही है। सो टोटल शिफ्ट विल बी, यहाँ पर इसकी रियल डेप्थ कितनी है 6, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1/4 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3/2, क्या सही है क्या। सो यहाँ आ गया 6 इंटू 1 माइनस 1/3 2/3, 4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू दिस इज 2/3 तो 1/3 बचेगा, 4 3 7 प्लस 1 8 सेंटीमीटर। देख लो एक बार, क्या सही है, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया तो कैलकुलेट एपरेंट डिस्टेंस निकाल लो। 8 चले गए मतलब ये 6 चले गए, ये एक चला गया, एक चला गया, 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19, तो कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा 19 सेंटीमीटर, क्या सही है क्या देखो।
चलो एंगल आया निकाल लो। ये आसान क्वेश्चन है, ये आना चाहिए। आगे आंसर। आया क्या? चलो आगे आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई अपॉन प्रॉब्लम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, साइन आई निकालना है। आर की जगह दिक्कत है ना, क्या मैं आर को कुछ लिख सकता हूँ क्या? ये एंगल आई है तो ये भी एंगल, ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। बस आर की जगह लिख दूंगा साइन 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस थीटा, साइन अपॉन कॉस, सो tan थीटा इक्वल टू √3, मतलब tan आई इक्वल टू √3। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पक्का नहीं किया? अरे देखो, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। सो इसमें से 90 चला गया तो आई प्लस आर इक्वल टू 90 है। आई प्लस आर इक्वल टू 90, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस tan, tan आई इक्वल टू √3। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसे डिफिकल्ट कहना सिंपल कहना आप डिसाइड कर सकते
और एक प्रश्न दिस इज n2 माइनस, ये रिलेशन है जो हमें यूज करना है देखो ये जो दो कॉन्वेक्स लेंस दिख रही है ना आपको, ये वाली, इनकी फोकल लेंथ एफ बी है, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, उसके बीच में पानी भरा है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये कॉम्बिनेशन बन गया तीन लेंसेज का, ग्लास की लेंस विच इज कॉन्वेक्स, पानी की लेंस विच इज कॉनकेव, अगेन ग्लास की लेंस विच इज कॉन्वेक्स। तो आपको ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या रहेगी ये निकालना है। एक रिलेशन तो आपको पता है, कॉम्बिनेशन की पावर p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 रहती है, बट p होता है f, p इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो बेसिकली इन तीनों की फोकल लेंथ अगर आपको आ गई तो कॉम्बिनेशन की आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों की फोकल लेंथ डायरेक्टली दी है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज f, अब जरूरत किसकी बची, कॉनकेव की। देखो तो निकल कर आ रहा है क्या कुछ। सर देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विच इज एयर, एयर से ग्लास में लाइट जा रहा है, सो 1/f इक्वल टू n2, n2 मतलब ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इज 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/-r। ये सर ये कैसे लिखा, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जब मैं कंसीडर करूंगा तो इसका सेंटर राइट हैंड साइड में है, तो इस सरफेस के लिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव कंसीडर करनी पड़ेगी, वाइल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज मेजर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, साइन कन्वेंशन वाला पार्ट, ठीक है। चलो देखो ये क्या आ रहा है, 1/f 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, मतलब 2/r, therefore r equal to f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ मिल गई, ठीक है। क्या ऐसे ही मैं अभी कॉनकेव के लिए लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, इसे मैं f डैश कह रहा हूँ अभी क्योंकि ये पता नहीं है, यही तो निकालनी है, इक्वल टू n2, कौन सा मीडियम में लाइट जा रहा है, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 माइनस 1 इंटू, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया है 1/f माइनस f माइनस 1/f, क्या सही है। अब इसके इस पार्ट के लिए माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, इसके लिए प्लस कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, 1/f डैश इक्वल टू 4/3 माइनस 1, 1/3, ये माइनस यहाँ पर लिखता हूँ, इंटू माइनस 2/f, therefore f डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2 टाइम्स ऑफ f,
सही है। बस अब कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल क्या कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1 अपॉन कैपिटल एफ इक्वल टू पहले की 1 अपॉन एफ, दूसरे की -3/2 टाइम्स ऑफ, सॉरी, दिस इज 1 अपॉन एफ डैश प्लस 1 अपॉन एफ। ठीक है ना। अब एफ डैश की वैल्यू पुट करो, क्या सही आ रहा है ना हमारा? कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है? मतलब सही आया है। बस पुट कर दो वैल्यू, -3/2 टाइम्स ऑफ एफ, -3f 2 पर चले गए, तो इसका एलसीएम 3। ठीक है, सो 3 -2 +3 कितना आ जाएगा? थ्री बाय फोर टाइम्स ऑफ एफ। एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लिखो मत, आप सिर्फ पढ़कर आंसर दे देना। ये लिखो मत, सिर्फ आंसर देना है। क्या होना चाहिए? आगे आंसर 20 क्या? 20 टाइम्स नियरर या 20 टाइम्स टॉलर? पक्का? टेलीस्कोप का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को पास में लाना। ये क्वेश्चन अच्छा है।
तो देखो source of light is at depth of 4 मीटर। एक टैंक है, इस टैंक के अंदर लाइट है, ठीक है, इस टैंक के अंदर लाइट है, कितने गहराई में है, 4 मीटर के। सो आपको कहा है कि इसके ऊपर एक डिस्क रखनी है, सो दैट यहां से बिल्कुल ही लाइट बाहर नहीं आना चाहिए। पूरा टैंक कवर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, ये कौन है, वाटर, ये कौन है, सो वाटर टू एयर, डेंसर टू एयर आ जाएगा तो लाइट विल बेंड। सो देयर विल बी अ केस जहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, सो दैट ये जो लाइट है जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है ये पैरेलल टू सरफेस जाएगा। इसके आगे के सभी केसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो जो कोई भी लाइट बाहर जा सकता है वो इतने रीजन का जा सकता है, इसके आगे का लाइट बाहर नहीं जाने वाला है, बिकॉज देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो अब आपको इसका एरिया पूछा है। सो देखो, ये अगर मेरा क्रिटिकल एंगल है, ये सी है, तो क्या ये भी एंगल सी रहेगा, और ये डिस्क की रेडियस आर रहेगी, ठीक है। ओके, अब मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। दिस इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो दिया है, साइन आई मेरा रहेगा साइन सी, साइन आर रहेगा साइन 90। क्या सही है, पक्का? ओके, सो अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है 5/3, सो मतलब ये 3/5 लिखो, यहाँ पर 5/3 लिखा तो 3 ऊपर चले गए, इक्वल टू साइन सी बिकॉज साइन 90 इज 1। पक्का? पर साइन सी मतलब क्या है आप बता सकते हो क्या? r/4, ये तो 10 आएगा क्या? ये r है, ये h है, h इक्वल टू 4 आप पुट करोगे तो यह हाइपोटेन्यूज हो जाएगी √r² प्लस h², ठीक है। सो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, r अपॉन √r² प्लस h का मतलब 4 का स्क्वायर। कितने अननोन है, एक अननोन, एक इक्वेशन, क्या r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ गई तो एरिया πr², डिस्क है ना, तो निकाल लो फटाक से। इस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं, उधर से आओ, इधर बैठो।
हाँ हाँ बिल्कुल। कोई आया तो एक पेपर और एक आंसर शीट दे दीजिए। चलो, सो अब देखो, सो दीज आर फ्यू टिपिकल प्रॉब्लम, बाकी के क्वेश्चन आपके पास है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी इसके वे ऑप्टिक्स के। क्या आ गया आंसर? 9 पाई। ठीक है, जो कुछ भी आएगा मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आ जाएगा ना, सिंपल है यार, एक ही अननोन है। स्क्वायर कर दो, ये ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, इनका भी स्क्वायर कर लो, आ जाएगा आंसर। चलो, so believe me these all questions कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज्यादा ट्विस्ट करके सीटी नीट जेडबलई मेंस एडवांस कहीं ना कहीं पूछे। ओके, मैं क्वेश्चन थोड़े से सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, हाँ, अदरवाइज ये लंबा क्वेश्चन है, उसको आधा करूंगा या छोटा करूंगा। टू पोलरॉइड्स P1 and P3 with angle between pass axis क्या किया है? 3 पोलरॉइड्स है, पहले दो तो ऐसे हैं, एक दूसरे के पास एंगल के साथ, पास एक्सिस के साथ एंगल है उनका 90 डिग्री। दिस इज P1, दिस इज P3। इसके बीच में आपने एक P2 इंसिडेंट कर दिया, P2 को डाल दिया बीच में आपने, such that it is making angle of 45 डिग्री। तो बाहर निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी बता दो, कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं? मालूज लॉ। क्या कहता है वो? देख लो एक बार, I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। क्या सही है क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ पोलराइजेशन में? I इक्वल टू I नॉट इंटू cos स्क्वायर थीटा। एक बार समझ लो, ये I क्या है? पोलराइजेशन के बाद वाली इंटेंसिटी। I नॉट क्या है? पहले इंटेंसिटी। थीटा क्या है? उनके पास एक्सिस के बीच का एंगल। कर लो सॉल्व। आगे आंसर
आया क्या आंसर? अरे बहुत आसान है, देखो पहला पोलरॉइड, यहाँ से लाइट आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, कितनी रहेगी यहाँ पर? आई नॉट बाई टू। एक्चुअली इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बाकी कुछ भी नहीं, आगे का आसान है। इसको मैं कहता हूँ I1। फिर यहाँ पर दूसरा आ गया, अब क्या हो रहा है? अब ये कौन है? P1, इसके बीच में P2, इन दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल P1 एंड P2 45। तो यहाँ से जो निकलेगा I2, इट विल बी I1 cos स्क्वायर 45। ठीक है ना, कहा गया, फॉर्मूला गायब कर दिया। I इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 45। आई नॉट पहले वाली है, तो यहाँ पर पहले वाली कौन है? I1। इसके बाद कौन आया? P3। अब आने वाला लाइट कौन सा है? I2। तो यहाँ से निकलने वाला I3 रहेगा, विल बी I2, दोनों के बीच का एंगल P2 एंड P3 के बीच का 45। तो I2 cos स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो जब ये बताया था तब कहा था की ते प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस कसे असतात, याच्यावर एवढा आणि त्याने त्याच्यावर तेवढा डिस्काउंट दिला, तो यहाँ पर वैसा ही है ना। तो देखो I1 होगी आई नॉट बाई टू, क्या मैं यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर दूं? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? सो यहाँ पर I2 की वैल्यू इंटू कॉस स्क्वायर 45 मतलब इतना सोपा प्रश्न है। ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा शायद से क्रिटिकल कह सकते हैं, फॉर्मूला के लिए घटिया है, पर क्वेश्चंस के लिए सिंपल है। म्हणजे हा फॉर्म्युला कसा डिराइव केला जातो, मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को ये हजम होगा, बट ठीक है, अब उसका एप्लीकेशन तो इतना आसान रहेगा ना, बहुत आसान है। आ गया? देखो अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, सबसे क्रिटिकल स्किल क्या है पता है क्या? ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन पढ़ने के बाद ये ऐसा है, ये विजुअलाइज करना। फॉर्मूला रटने में आप मास्टर हो, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना भी आपके बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ या 5 लाइनचा अर्थ विजुअलाइज करने, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि यार ये इस प्रकार से रखे हैं, ठीक है। अशी डायग्राम दिली तर कदाचित सगळ्यांना ते नहीं लक्ष्य देणार, बट ये ऐसा है, और ये विजुअलाइज तभी होगा जब आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपण डायग्राम काढली होती अशी टप्पे टप्प्यांची, याद है? तो ये पढ़ेंगे और ये जब किया होगा तब ये रियलाइज होगा, नाहीतर याच्यात काहीच रॉकेट सायन्स नाही, तर ये 5 मार्क है आपके। 5 मार्क में इसलिए कहता हूँ +4 -1 कर दो इरेज। चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहा है? फाइंड रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर वेवलेंथ्स λ1 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड λ2 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मतलब अगर जो सोर्स है इट इज इल्यूमिनेटेड बाय इस प्रकार के लाइट से,
तो उसकी रिजॉल्विंग पावर जितनी रहेगी उसका रेशियो निकालो, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको इस प्रकार के लाइट से इल्यूमिनेट किया रहेगा। तो बेसिकली दो रिजॉल्विंग पावर का आपको रेशियो पूछा है, ठीक है। अब देखो रिजॉल्विंग पावर मतलब 1/d मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, और ये आता है 2n sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। क्या मैं यहाँ से इतना ही कहूँ क्या, रिजॉल्विंग पावर P1। लाइट अगर चेंज होता है तो क्या बीटा एंगल चेंज होगा, ऑब्जेक्ट तो वहां का वही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम चेंज होने वाला है, 2 चेंज होने वाला है, 1.22 चेंज होने वाला है, खत्म। P is inversely proportional to lambda, therefore P1 upon P2 equal to lambda 2 upon lambda 1। lambda 2 की वैल्यू 6000 एंड lambda 1 की वैल्यू 4000। आंसर आ जाएगा 21 सोपे प्रश्न विचारतात, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है कि क्या कहा है क्या पूछा है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, चलो देखो। इतना करके अपन रुक जाएंगे, मुझे ध्यान में आ रहा है आपकी सैचुरेशन लिमिट हो रही है। चलो देखो क्या कहा आपण, एक दिवस अजून कधीतरी मी आता तुम्हाला देऊन देणार आहे न्यूमेरिकल, आराम से देखो, उसको चबाओ। म्हैस काय करते माहितीये का, खाऊन घेते आणि मग मस्त आरामात बसून रवंथ करते, ठीक है। तो वैसा उसके साथ करो, देन प्रोबेबली आफ्टर अ वीक हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है या आपको लगता है कुछ क्वेश्चन के बारे में सर एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालूं तो डालेंगे, ठीक है। बिकॉज आई नो कि सिर्फ पढ़कर नहीं होता है। इवन मैंने ही 1 साल पहले 2 साल पहले लिखा हुआ पार्ट फिर से पढ़ने के बाद कलेक्ट होने के लिए कुछ समय लगता है। तो आपको तो ये तीसरे पर्सन ने लिखा हुआ कुछ तो पार्ट है जिसमें इनफाइनाइट शॉर्टकट्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी लाइव कमेंट्री चालू रहती ना, तो उससे फर्क पड़ता है। चलो क्या कहा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले एयर में परफॉर्म किया और उसके बाद क्या किया, देन इट इज परफॉर्मिंग सम डिफरेंट मीडियम, ठीक है। सो क्या हो रहा था दूसरे केस में, एयर के केस में ऐसा हो रहा था कि फिफ्थ डार्क बैंड जहां पर आ रहा है उसी पॉइंट पर इस मीडियम का 8th ब्राइट आ रहा है। सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, मुझे बताओ फिफ्थ डार्क यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कंडीशन है। देखो देखो क्या कंडीशन है, इंटरफियरेंस की एंड डिफ्रैक्शन की कंडीशन अलग अलग है। क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज n+1/2 phi u +1/2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन छोटा d, दिस इज इन एयर। ब्राइट के लिए क्या कंडीशन है, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन छोटा d, क्या सही है क्या। सो दिस इज 8 लैम्बडा वेवलेंथ इन मीडियम कैपिटल D अपॉन छोटा d। अब थोड़ा सा याद कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन इक्वल टू आने वाली वेलोसिटी अपॉन, सो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। बट एक स्टेटमेंट हमने नोट किया था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो दिस इज लैम्बडा इन एयर अपॉन लैम्बडा इन मीडियम, कि यहाँ से लैम्बडा इन एयर अपॉन लैम्बडा इन मीडियम मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब ये एक्स डिस्टेंस और ये एक्स डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब डी ने डी को खाया, कैपिटल डी ने कैपिटल डी को खाया, लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा एन विल बी
8/5 + 1/2 मतलब 11/2, दैट इज 16/11। खत्म। ठीक है, बट इसमें दो लेयर्स है कि पहली लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, और यहाँ से लैम्बडा का रेशियो आएगा। ठीक है, ओके। n + 1/2 था या n - 1/2? n + 1/2, ठीक है। एक्चुअली फिर यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, देखो। पहले बैंड के लिए n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? पहला बैंड किसको कहेंगे? पहला बैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर 5 की जगह अगर 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करते हैं तो ये 9/2, दिस इज 9/2, दिस इज 16/9। चलो, so with this we will stop। लगे तो यहाँ पर मार्क करके रखो, ये गड़बड़ हो सकती है।